नमस्कार, बाखबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक आपके साथ और आज हम महंगाई पर महायुद्ध की चर्चा करने जा रहे हैं। दुनिया में महंगाई की डबल मार पड़ रही है। दुनिया भर में क्यों महंगाई बढ़ रही है और अब सवाल ये भी खड़े होने लगे हैं कि महंगाई पर कब बुलडोजर चलेगा। आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ती जा रही है। दुनिया महंगाई के भंवर में जा फंसी है। रूस यूक्रेन ने आखिर कैसे महंगाई को बढ़ा दिया है, महायुद्ध ने कैसे इस महंगाई का ताना बाना भी बढ़ा दिया है। पीएम मोदी तो कहते हैं कि भारत दुनिया का पेट भर सकता है, दुनिया को अनाज दे सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वैश्विक तौर पर महंगाई की आंच और जिससे न केवल भारत भी प्रभावित हो रहा है, कई देशों की हम बात करें तो वो कंगाली के कगार पर आ गए हैं। क्या उसके पीछे भी बड़ा सवाल महंगाई है? ये तमाम वो चर्चाएं होंगी जो हम आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको इस बात को जानने का अवसर मिल सकेगा कि आखिर जो महंगाई बढ़ रही है उसका प्रमुख कारण क्या है और जो देश तंगी की हालत से जूझ रहे हैं उसके पीछे क्या बड़े कारण हैं। तो इकोनॉमी की रिकवरी पर क्या युद्ध ब्रेक से कुछ हो सकता है? फ्यूल और फूड की जिस तरह से कीमत बढ़ रही है, क्या युद्ध इसका बहुत बड़ा कारण है? हम रूस यूक्रेन के बीच जो 50 दिनों से ज्यादा समय बीत चुका है, युद्ध चल रहा है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। खाने पीने की चीजों से लेकर ईंधन की कीमतों में आखिर क्यों उछाल हो रहा है और भारत क्या कुछ कर सकता है, इस पर भी हमारी न केवल खास नजर होगी बल्कि साथ ही साथ हम वो तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो कि समाधान की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नवनीत गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। गर्ग जी का बहुत स्वागत है IND24 में। डॉक्टर लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। नवनीत गर्ग जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सर, ये महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है और लोग इस बात को जानना चाहते हैं सर कि आखिर बड़ा कारण क्या है इस महंगाई के बढ़ने का। जी देखिए, बड़ा कारण इसमें कोरोना के 2 साल के प्रहार के बाद में विश्व की और देश की इकोनॉमी जब रिकवर करी रही थी, उसी समय अचानक से ये रूस और यूक्रेन का युद्ध आ गया जी। और जैसा हम सब जानते हैं कि युद्ध कभी भी फायदेमंद किसी के लिए नहीं होता, हमेशा ये विनाशकारी होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि यूक्रेन किस लिहाज से विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन गेहूं का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था। वहां पे जो गेहूं का प्रोडक्शन होता था वो पूरे विश्व में जाया करता था। जब बात ये आ रही है कि पूरे विश्व में यूक्रेन से खाद्यान्न जाते थे, तो युद्ध होने की वजह से अब इस बात की आशंका है कि यूक्रेन में जो भी खेती है या जो इस तरीके के खाद्यान्न का एक्सपोर्ट पूरे विश्व में होने वाला है उसमें कमी आएगी। अब एक तरफ तो ये भारत के लिए एक फायदे का एक मौका है, एक आपदा में अवसर ढूंढने जैसी बात है जी, कि जहां पर भारत में भी खाद्यान्न बहुत होता है तो हम इसको निर्यात कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहां पर हमें ये देखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश का पेट खाली रह जाए और हम विश्व का पेट भरते रहे। तो जब खाद्यान्न की डिमांड पूरे देश में बढ़ने वाली है, एक ऐसा देश जो कि खाद्यान्न सप्लाई किया करता था उसके ऊपर एक संकट छाया हुआ है, वहां पर युद्ध चल रहा है, वहां की खेती बाड़ी नष्ट हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि खाद्यान्न की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो रही है जी। साथ ही साथ क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो रूस एक बहुत बड़ा फ्यूल सप्लाई करने वाला देश जी। जब वो सप्लाई उसके ऊपर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि रूस ने भारत को पेशकश की है कि कम कीमत पर वो अपना पेट्रोलियम पदार्थ हमें देगा और भारत कुछ हद तक वो खरीद भी रहा है, लेकिन फिर भी विश्व में फ्यूल की जो कॉस्ट बढ़ रही है उससे भारत अछूता नहीं है। और फ्यूल एक ऐसी कमोडिटी है कि जिसकी कीमत बढ़ने से बाकी सारे सेक्टर्स में माल की कीमतों में तेजी आती है। निश्चित तौर पर ये जो खाद्यान्न और जो फ्यूल का एक कॉम्बिनेशन है, हम ये मानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी स्थिति में है, जो कि हम इस झटके को सहन कर पा रहे हैं। बाकी कई सारे हमने ऐसे देश देखे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका जैसे, जो इस महंगाई की मार को झेल नहीं पाए और वहां पर त्राही त्राही मची हुई है। डॉक्टर लखन चौधरी साहब, जो बात गर्ग जी की बातों से बिल्कुल बयां हो जाती है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शकों को इस बात को समझाया है कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या है और क्यों इतना बड़ा प्रभाव हमारे देश पर नहीं पड़ रहा। मैं महंगाई से इनकार की बात नहीं कर रहा हूं,
फर्क जो श्रीलंका में हमें देखने को मिला, वहां पर भी पड़ताल की गई थी तो ये बात सामने आई थी। और श्रीलंका के जो बड़े अर्थशास्त्री थे, आज से 3 माह पहले अगर हम उनको सुने तो मैंने कई रिपोर्ट्स में उनको सुना था, वो ये कह रहे थे कि वैश्विक तौर पर असर अगर पड़ता भी है तो श्रीलंका पर असर नहीं होगा। पहली चीज, लोग मान रहे थे कि ठीक है, श्रीलंका इससे अछूता रह जाएगा। दूसरी बात, वो ये कह रहे थे कि हमारे यहां पर जो चीजें बनती हैं, यानी कि जिन चीजों का हम निर्माण करते हैं, वो चीजें प्रचुर मात्रा में है। लेकिन अभी अगर आप श्रीलंका को देखेंगे और जो स्थिति अभी श्रीलंका की चल रही है, यानी जनता शायद ही कभी वहां पर इस तरह की क्या कहेंगे हम, बिल्कुल लाचार नजर आ रही है। भारत पर इसका इतना असर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से आप जानते हैं डॉक्टर लखन जी। जी जी जी, बिल्कुल बहुत सही सवाल उठाया आपने कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, वो चाहे श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो, स्थितियां जिस तरह से खराब हुई हैं और लगातार हो रही हैं, उससे ये आशंका तो बनती है और कई लोगों में एक भय का भी माहौल बन रहा है कि कभी भी कई मीडिया सोर्सेस भी, मीडिया घराने भी इस बात को गाहे बगाहे प्रचारित करते हैं कि भारत में भी अब वो दिन दूर नहीं जब वो स्थितियां आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में इस तरह की स्थितियां इसलिए भी नहीं आएंगी क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था देखिए मजबूत है, और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक बहुत बड़ा कारण जो मैं विवेक जी मानता हूं कि हमारी जो जनसंख्या है। देखिए, हमारी जनसंख्या कभी जो है एक बहुत बड़ा दायित्व हुआ करती थी, लाइबिलिटीज हुआ करती थी। लाइबिलिटीज आज भी है, ऐसा नहीं है कि लाइबिलिटीज आज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज जो बाजार हमारे यहाँ जो जनरेट हुआ है, पूरी दुनिया की जो बाजार की निगाहें भारत के ऊपर है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। और उसकी वजह से मंदी का असर जो है पूरी दुनिया में जब रहता है, 2008 में भी जब मंदी बड़ी पैमाने पर दुनिया भर में आई थी, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका आंच जो है बिल्कुल नगण्य था, बिल्कुल नहीं के बराबर पड़ा था। उसके बाद भी छोटे मोटे आए दिन जो है मंदियां आते रहती हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, भारत में हर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है, डिमांड मार्केट में उस तरह से जनरेट हो रही है, और सरकारें भी लगातार काम कर रही हैं। तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था तो देखिए चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था तो है ही दुनिया के संसाधनों के मामलों में। जो है भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में जो है गिनी जाती है, और अभी तो कहीं ये भी जा रही है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। आने वाले दिनों में कुछ समय बाद अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्थान आने वाला है। तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। भारत में जनसंख्या जो है बाजार में मांग पैदा कर रही है, उसकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, पूरी दुनिया के यहाँ पर निवेश आते हैं, पूरी दुनिया के कारपोरेट घरानों की नजर भारत पर रहती है। तो कुल मिला के भारत की अर्थव्यवस्था पर इसलिए इसका असर नहीं पड़ता। लेकिन जहां तक देखिए अभी महंगाई की बात जो आज आपने रखा है, बहुत अच्छा मुद्दा है, और महंगाई अभी पूरी दुनिया भर में आई है। उसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह कोरोना कालखंड को लेकर है, और मुझे लगता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के नाम पर अभी जिस तरह से महंगाई की बात की जा रही है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, या इसको मैं खारिज करता हूं कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई नहीं है। देखिए, महंगाई के अपने अलग अलग स्थानीय कारण भी होते हैं। भारत में अलग कारण है और दुनिया में अलग कारण है, और इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो कोरोना तो एक रहा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो महंगाई के अलग अलग वजहें हैं, और इस पर जो है आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आगे आप जैसा आप इस डिबेट को ले जाएंगे उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब नवनीत जी का रुख करते हैं। नवनीत जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से हमने बहुत बार सुनी है कि आपदा में अवसर बनाना। आपको याद होगा चाइना को लेकर जब थोड़ा ग्लोबल बाजार छिटका था, लोग चाइना जाना पसंद नहीं कर रहे थे, तो सबसे बड़ा अवसर किसी ने बनाया था तो वो था वियतनाम। भारत उधर कुछ पीछे रह गया। अनाज के मामले में चलिए मान लेते हैं हम कि 30% से ज्यादा एक्सपोर्ट रशिया और यूक्रेन का है। क्या भारत, इच्छा शक्ति तो दिखानी पड़ेगी। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास 4 साल का खाद्यान्न रखा हुआ है, पर्याप्त है, तो आप एक्सपोर्ट कीजिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आप 2600 से 2800 का गेहूं बेचते हैं तो उसका असर भारत में भी होगा, क्योंकि अफोर्डेबल गेहूं
मान लीजिए चलिए मध्यम वर्गीय से जो ऊपर के लोग हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग है वो कैसे खरीदेगा? तो एक थोड़ा मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को एक समतुल्य चीज के जरिए बताइए ताकि आसान भाषा में वो समझ सकें इस बात को। जी देखिए विवेक जी, ये बिल्कुल आपने वाजिब बात कही कि जब हमारे पास 4 साल का खाद्यान्न रखा है तो क्यों नहीं हम उसको एक्सपोर्ट कर देते। समस्या ये है कि कृषि जो है वो एक बड़ा अनसर्टेनिटी वाला क्षेत्र है, जहां पर कभी तो अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी सूखा, इस तरीके की आपदाएं हमेशा रहती हैं। जी। तो किसी भी देश में खाद्यान्न की कमी स्वतः ना हो तो उसके लिए कुछ एक स्टोरेज करके रखा जाता है कि भाई 2-3 साल का हमारे पास बफर में रहे, कि कभी मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और किसी कारण से प्रोडक्शन नहीं हो पाता तो हम उसको रख लें। जी। अब बात यह है कि विश्व में अगर खाद्यान्न की डिमांड बढ़ रही है और हमारे पास खाद्यान्न रखा हुआ है, तो क्या हम अपना जो आपदा काल के लिए जो हमने अपना खाद्यान्न बचा रखा है वो विश्व को सप्लाई कर दें? और कभी मान लीजिए भगवान ना करे इस तरीके की आपदा हमारे देश में आ जाती है तो हम क्या करेंगे? तो एक बहुत बड़ी समझने की बात सरकार के लिए यहाँ पर यह है, या सरकार को इस पे बहुत विचार मंथन करना पड़ेगा अगर वो उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और इकोनॉमी का सीधा जो सिद्धांत है कि जब जब किसी भी सामान की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमतों में वृद्धि होती है। जब विश्व में एक ऐसा देश जो कि बड़ी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई करता था वो संकट काल से जूझ रहा है, वो अभी अपना खाद्यान्न सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो कीमतों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। जी जी। सो निश्चित तौर पे जो खाद्यान्न हमारे पास रखा हुआ है उसमें से कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना नहीं करना, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के सामने, और उसको बहुत समझदारी के साथ में इस प्रश्न का आंसर ढूंढना पड़ेगा। अन्यथा भविष्य में हो सकता है कि कभी जो हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में स्थिति देख रहे हैं, भगवान ना करे कभी हमारे साथ में ऐसी स्थिति आए। जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और लखन जी, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि नवनीत जी ने बहुत क्लियर ये बात बताई है और निश्चित तौर पर देश में जो हमारे पॉलिसी भी बनती है उसी पर सारे काम होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ये कि चलिए कोरोना काल के समय में बहुत चीजों की ब्लैक में हमने देखा था, 10 रुपए की चीज को 15 रुपए में बेचा गया, 15 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेचा गया। बहुत कार्रवाई भी हुई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो बड़े बड़े जिलों से ये खबरें सामने आई थी, चाहे दवाई हो या मूलभूत आवश्यकताएं की चीजें हों। अब देखिए, ये ब्लैक में बेचना जो है ये सरकार के अंडर में केवल ये है कि भाई वो ब्लैक में मार्केटिंग को रोक सकती है, ठीक है, पहला सवाल। अब दूसरे में ये मान लीजिए जब हम देखते हैं कि कोई चीज की कमी हो जाती है तो यकायक उसके रेट बढ़ जाते हैं, जो बात नवनीत साहब हमें बता रहे थे। इसको थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश में बताइए ताकि दर्शक इस बात को भी समझ पाए कि जो ग्रामीण परिवेश में हमारे जो दर्शक हैं वो इस महंगाई को कैसे समझेंगे, क्योंकि एक कंट्रोलिंग व्यवस्था होती है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सरकार जैसा चाहेगी महंगाई को अपने तरीके से चला लेती है। जी लखन जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? चलिए, लखन जी से शायद कनेक्शन हमारा अभी टूट गया है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे लखन जी से जुड़ने का। मैं नवनीत जी का रुख करता हूं। नवनीत जी, अब सवाल लखन जी से था, समझ लीजिए सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, क्योंकि सर ये एक अहम बात इसलिए भी है, आम जन को समझ में नहीं आता। उसके लिए महंगाई 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए की है, लेकिन ये घटते बढ़ते को वो बहुत अच्छे से समझ नहीं पाता है। जी देखिए, एक आम आदमी के लिए तो उसको तो ये पता है कि उसको जो अपने घर का राशन भरना है, या सुबह जो सब्जी लेने जाना है, या बच्चों के लिए फल लेने जाना है, उसकी कीमत में क्या परिवर्तन आ रहा है। जी। एक आम आदमी न्यूज चैनल केवल इसीलिए देखता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई थम जाए, वो यही दुआ करता है। वो इसीलिए करता है कि ये जो महंगाई की मार उसकी जेब पे पड़ रही है वो कम से कम पड़े। सो कुल मिलाकर के जितना भी ये वैश्विक परिवेश चल रहा है, चाहे वो कोरोना से संबंधित हो, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो, या किसी और वजह से, सो कुल मिलाकर के ये इसका सीधे फर्क जो है एक आम आदमी की पॉकेट पे पड़ता है। उसका जो डेली खर्चा है, उसका जो मासिक खर्चा है, उसके ऊपर सीधे इसका प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली आम आदमी के लिए तो सारी ही चीजें अभी ऐसा है कि उसके जेब पे खर्च बढ़ाने वाली हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे शायद ये सारी संकट के बादल छटें और जो
पेट्रोल की कीमतों में अगर कमी आती है तो मैं समझता हूं कि सारी कीमतों में कमी आना स्वाभाविक है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि यदि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आती है तो उसका असर हम और जगह पर भी देख सकते हैं। पर सर, आपको ये नहीं लगता कि यदि भारत सरकार थोड़ा सा अपना दिल उदार करे, आपने देखा था दीपावली के समय में वो 10 रुपए की जो छूट थी, तो जनता को ये बात तो समझ में आ गई कि सरकार के हाथ में है तो बहुत कुछ। सरकार भले ही इंटरनेशनल मार्केट और बैरल और तमाम चीजों का हवाला दे, लेकिन सरकार के हाथ में रहता तो बहुत कुछ है। मतलब क्या ऐसा लगता है कि थोड़ा दिल और बड़ा करने की जरूरत है? देखिए, ऐसा बोलना चाहिए कि एक परिवार का मुखिया जो होता है उसके सामने भी वही समस्या और वही संकट होता है जो कि शायद हमारे देश की सरकारों के सामने है। जी। बच्चों को ऐसा लगता है कि पिताजी के पास में बहुत पैसा है, वो हमें पॉकेट मनी हमारी क्यों नहीं बढ़ा देते। सिमिलरली यहाँ पे हमारे देश की जो सरकारें हैं उनके पास भी जनता को ऐसा लगता है कि बहुत पैसा है, वो पैसा हमें क्यों नहीं दे देते, पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों नहीं करते। जी जी जी। देखिए, पिछले 2 साल से हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा था। उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक बहुत बड़ा खर्चा हमारी सरकारों ने किया। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन का कार्यक्रम भारत में चलाया गया, वो भी इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त में वैक्सीन लगा करके। उसकी अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी और वैक्सीन की भी अपनी एक कीमत थी। जी। तो ये जो सारे खर्चे हैं, देश का विकास भी बदस्तूर जारी है। उसमें आपको जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसके लिए पैसा आएगा कहां से? लेकिन जब बात ऐसा हो जाता है कि कंट्रोल से बाहर जा रही है या बहुत ही ज्यादा भार एक आम आदमी की जेब पे आ गया, तो जो जैसा आपने बताया दिवाली के समय जो 10 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की गई थी, सरकारें वैसा निर्णय लेती हैं। लेकिन अभी हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, करीब करीब $70 प्रति बैरल की जो कीमत थी, वो बढ़ करके करीब करीब $150 तक पहुंच गई जी। और उम्मीद की जा रही थी कि अगर ये युद्ध और कंटिन्यू रहता है तो करीब $300 तक वो पहुंच सकती है जी। यानी वास्तविक स्तर से जो अभी प्रेजेंट का स्तर है उससे 4 गुना कीमतें पेट्रोल और डीजल की हो जाती है। अब इतने सारे किंतु परंतु के बीच में शायद हम लोगों की जेब पे जो भार पड़ा है वो निश्चित रूप से ज्यादा है, लेकिन जितना भार एक्चुअली पड़ना चाहिए था उसकी तुलना में फिर भी कम है, मैं ऐसा कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इसको डिफाइन किया है सर, बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। लखन जी का रुख करते हैं। लखन जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अगर हम फुल फोकस करें, यानी सरकार मान लीजिए फुल फोकस करती है, तो कितना उबार सकती है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता पर भी महंगाई का इतना प्रतिकूल असर तो ना पड़े, क्योंकि अभी हालत बेहद खराब हो रही है। जिस तरह से लोग कमा जितना रहे उससे ज्यादा तो वो चुका रहे हैं। बिल्कुल। और अभी मैं देखिए बीच में तो मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आखिरी में गर्ग जी की बातों को सुना तो मैं तो कम से कम इस बात से, गर्ग जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि जो है सरकार की देखिए गलत नीतियों की वजह से आज हमारी जो जनता है वो महंगाई भुगत रही है। और महंगाई जो है हमारे देश को, भाई हमारे यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में पेट्रोल डीजल से लेके खाने की तेल की कीमतों की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये पूरी तरह से गैर जरूरी है और बाकायदा सरकारी संरक्षण में किया जा रहा है। विवेक जी, मैं पूरी तरह से इस बात को खारिज करता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध या ये जो कोरोना की वजह से जो सरकारों के ऊपर दबाव है अर्थव्यवस्था के ऊपर की महंगाई बढ़ानी जरूरी है, ये इस तरह की स्थितियां कहीं नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है और कोविड इंजेक्शन और टीके के लिए बाकायदा सरकार ने 35,000 करोड़ का प्रावधान पहले भी कर रखा था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीजों के नाम पर आम आदमी को जो है महंगाई के मार में जो है झोंक देंगे और महंगाई के कारण आज आम आदमी का जो है जीना जो है मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखिए मजबूत हो रही है। इस तरह से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सरकार मजबूत क्यों नहीं कर रही है? सरकार का जो प्रमुख उद्देश्य है केवल कारपोरेट घरानों की सहायता करना है और कारपोरेट घरानों के जो है फायदे हैं, कारपोरेट घरानों के इनकम्स हैं, वो कोरोना काल में किस तरह से बढ़े, कोरोना काल में देश की आधी आबादी की जो आमदनी है वो किस तरह से कम हुई। अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई थी CMI जी बिल्कुल सही, 48 रूटर्स इकोनॉमिक्स जो हमारे अर्थशास्त्री है उन्होंने 4 से 8 अप्रैल के बीच में अभी सर्वेक्षण कराया है और मार्च महीने में महंगाई की दर जो है वो फरवरी से 0.5% बढ़ गई और 6.35% हो गई। महंगाई लगातार
बढ़ती जा रही है, कहीं पर इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार चुनाव तक सरकार के नियंत्रण के बाहर रहता है, पेट्रोल गैस एजेंसियां, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है रोज पेट्रोल और कीमतें, और कहीं पर भी 150 रुपए तक जो है क्रूड के दाम नहीं बढ़े थे। ये टोटल जो है सरकार की नीतियों की असफलता है कि देश में इस कदर महंगाई बढ़ रही है। आप देखिए कि 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे मान रहे हैं। मतलब सरकार कह रही है कि 140 करोड़ में से 80 करोड़ आबादी को वो जो है अभी 5 किलो अनाज देने की जो नियत है उसको जो है और 3 महीना बढ़ा दिया गया है। तो आप इसका मतलब क्या हो कि 57%, 80 करोड़ मतलब 57% आबादी को आप गरीबी रेखा के नीचे ला चुके कोरोना की वजह से, और इन लोगों की आमदनी कम हो चुकी, और तो फिर आपका महंगाई और ये मुद्दा कहां से रहेगा? आप महंगाई का मुद्दा इसलिए जोरों पर नहीं उखड़ रहा है। आए दिन ये चर्चा होती है कि जब महंगाई इतनी ज्यादा है तो आम आदमी सड़क पर क्यों नहीं उतर रहा है। आम आदमी कहां से उतरेगा? आपने 57% लोगों को जो है लाभार्थी बना दिया, इनको पेट्रोल गैस और इन चीजों से मतलब नहीं है, तो सरकार के खिलाफ आवाज कहां से उठेगी? ऊपर से 20-22% सरकारी कर्मचारियों को डीए आप देकर खुश कर दे रहे हैं, कारपोरेट घराने अपने तो लखन चौधरी साहब ये बताइए कि तो ये जो आपने बहुत अच्छा विश्लेषण जो आपने किया है, मुझे केवल ये बताइए कि इसमें पिस कौन रहा है? कॉर्पोरेट्स इसमें को रिलीज कर दिया, कॉर्पोरेट्स को, चलिए ठीक है, अकॉर्डिंग आपके कि चलिए कॉर्पोरेट को आपने बिल्कुल सरकार ने सुरक्षित कर दिया, ठीक है, कुछ लाभार्थी भी हो गए, सरकारी कर्मचारी भी हो गए, अब बचा कौन? अब कौन बच रहा है? बिल्कुल 20-25% जो जनता है, मध्यम वर्ग की जो 20-25% आबादी है, जो असंगठित क्षेत्र की है, प्राइवेट सेक्टर के हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं सरकारी सेक्टर में भी, वो पीस रहे हैं, और उनकी आवाज इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि उनकी संख्या कम हो गई है। तो इसलिए जो है महंगाई के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा है, सड़कों पर ये रंग नहीं ला पा रहा है। इसकी वजह ये सरकार ने इसको सोची साझी समझीश के तहत विपक्ष को पहले खत्म कर दिया। आज महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा जब भी आता है, वही कहीं न कहीं से कोई न कोई से रूस यूक्रेन की तरह युद्ध का मुद्दा सरकार ला देती है, धर्म का मुद्दा ला देती है, पर पता है लखन चौधरी जी, सरकार से जुड़े लोग कह रहे हैं कि देखिए आपके सीमावर्ती देशों की वो हालत, अफगानिस्तान को देखिए, श्रीलंका को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, नेपाल को देखिए, और फिर भारत को देखिए। तो वो तुलनात्मक अध्ययन में कह रहे हैं कि भारत इस मामले में बहुत सुदृढ़ है। बिल्कुल गलत तर्क है। श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ भारत, नेपाल के साथ भारत की तुलना हो ही नहीं सकती। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, आज पड़ोसी देश है, हमसे अच्छी स्थिति में है हर चीज में। आप ह्यूमन डेवलप्ड रिसोर्स के बाद मामले में ले या पर कैपिटा इनकम, हर चीज में बांग्लादेश हमसे, भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत की जो नीतियां हैं सरकार की, केंद्र सरकार की विशेष रूप से, उन नीतियों की वजह से भारत आज बदहाली में जा रहा है, जबकि भारत में स्थितियां उतनी बदतर नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत है। बेरोजगारी के मामले बढ़ रहे हैं, ये सब चीजों के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार केवल और केवल कारपोरेट सेक्टर पर ध्यान दे रही है, सरकारी कर्मचारियों पर ध्यान दे रही है। किसान, गरीब, ग्रामीण क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के जो छोटे कर्मचारी हैं, इनके ऊपर सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं है। उसकी वजह से ये स्थितियां पैदा हो रही है। और भारत की स्थिति श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल की तुलना में कहीं खराब नहीं है, न भविष्य में होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर मार्केट इतना बड़ा है कि मार्केट की वजह से सरकार की सारी जो कमजोरियां हैं वो दब जाती हैं। जी जी जी, बिल्कुल। मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया गर्ग जी से जरूर लूंगा। क्या गर्ग जी आपको भी लखन जी की बात सही लगती है कि कॉर्पोरेट्स को ज्यादा सुविधा देना इसका बड़ा कारण बन रहा है? देखिए, कोई भी देश तरक्की कैसे करेगा? वहां रोजगार होना चाहिए, वहां आर्थिक प्रगति होनी चाहिए। हमेशा अगर हम बात करेंगे कि हम 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश हैं जी, तो खर्च करने वाला समृद्ध होगा या खुद से कमाने वाला व्यक्ति समृद्ध होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट को सरकारें जो भी अपना योगदान देती हैं या उनको जो अपना एक समर्थन देती हैं जी, तो वो उसका मुख्य कारण यही है कि कॉर्पोरेट को मदद करके वो रोजगार पैदा करना चाहती है, खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। ये सरकार अपना तरह से एजेंडा उसका रहता है।
समय की बहुत कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी महंगाई पर महायुद्ध की, कब विराम लगेगा। लगातार हम भी इसी ओर आपका भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। फिलहाल महंगाई से जूझना इस तरह से जारी रहेगा। IND बाखबर में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।